हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया। मैं हूँ ऋषभ सुराना। आई एम अ क्वालिफाइड यूएस सीएमए और मैं लास्ट 8 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। आई टीच सीए स्टूडेंट्स, एसीसीए स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स, बोथ इंडियन सीएमए एंड यूएस सीएमए स्टूडेंट्स। और जैसे आपको पता है, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो ज़्यादा कुछ सीखना समझना नहीं है। वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑल अबाउट, क्या क्या टॉपिक्स इसमें है, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, हमारा टीचिंग का मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अच्छा, आई आई ऑल्सो सजेस्ट कि एवरीबडी शुड कैरी अ बुक। एक बुक चाहिए हमको लिखने के लिए। जो भी हम पूरा जो सब्जेक्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड देन हम एक नोट्स लिख लेंगे पूरे टॉपिक्स का। शॉर्ट समरी नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो जाता है, आफ्टर वी कंप्लीट द एंटायर टॉपिक, आपको जब रिवीजन करना है, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, या फिर एग्जाम के पहले रिवाइज करना है, तो मेन मटेरियल से पढ़ना इट कैन बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट, कम्बरसम। पढ़ तो सकते हैं बट काफ़ी सारा उसमें कंटेंट रहता है एंड द बुक इज़ ऑल्सो बहुत प्लेन टेक्स्ट है उसमें। तो अगर वी आर राइटिंग आवर ओन नोट्स, दैट विल हेल्प अस इन रिविजन। और अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ भी है, तो आप वहीं पे सब कुछ नोट कर सकते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट अस बिगिन। तो चलो हेडिंग लिख लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो भाई व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इट इज नथिंग बट मैनेजिंग मनी। इट इज मैनेजिंग मनी। बस हमको पैसों को मैनेज मैनेज करना है। तो अभी पहले ये बताओ कि भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कहाँ पड़ती है, एंड ऑब्वियसली कब पड़ती है। तो हमें क्यों चाहिए पैसा? तो अगर मुझे कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे को फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा चाहिए। अगर मैं ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, टू पे सैलरीज, टू पे माई सप्लायर्स, जो भी रेंट वगैरह है सब क्लियर करने के लिए पैसा चाहिए। और अगर मेरे पास मेरा बिजनेस चल रहा है और रोज चलाने के लिए भी बिजनेस है, बट अब अगर मेरे को एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन कैसे हो सकता है? या तो फिर एक नया ज्योग्राफी में एंटर करना है, नए स्टेट में, नए कंट्री में एक्सप्लोर करना है, या फिर अगर मेरे पास ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट है, मेरे को एक तीसरा प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, तो एक्सपेंशन कैन बी एनी वे। तो न्यू ज्योग्राफीज, न्यू प्रोडक्ट, कुछ भी अगर करना है तो वो एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए मेरे को वापस से पैसा चाहिए। थोड़ा सा अगर अब अपना कंपनी बड़ा हो गया तो फिर कोई छोटा कंपनी को एक्वायर करना है, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अगर आपको कोई कंपनी को परचेज करना है तो उसके लिए भी मेरे को पैसा चाहिए। तो देर आर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे बिजनेस में आपको पैसा चाहिए। तो अब हम जो रहेंगे, हमारा रोल, जब वी आर व्हेन वी आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, वी आर फाइनेंस मैनेजर्स। हम खुद को फाइनेंस मैनेजर्स बोल देंगे। तो अभी एक फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल रहना चाहिए बिजनेस में? क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, तो फर्स्ट फर्स्ट रोल जो हो जाएगा कि भाई अगर मैं फाइनेंस मैनेजर हूं तो मेरा फर्स्ट काम क्या रहेगा? अरेंजिंग मनी। मेरे को पैसों को अरेंज करना है। हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्यों चाहिए पैसा, तो वो पैसा को अरेंज करना है, वो मेरा फर्स्ट काम रहेगा एज अ फाइनेंस मैनेजर। अब सपोजिंग पैसे कलेक्ट हो गए, मेरे को 50 लाख रुपीज़ चाहिए था, आपने 50 लाख रुपीज़ कलेक्ट कर लिया, जमा कर लिया। अब इसको हमको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है? ये भी तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। जैसे मैंने बोला, चलो भाई मेरे पास 2 प्रोडक्ट है और एक तीसरा प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, तो वो तीसरा प्रोडक्ट स्टार्ट करूं या नहीं करूं, और अगर करूं तो फिर उसमें मेरे को पोटेंशियल प्रॉफिट्स क्या हो सकता है, पोटेंशियल मेरा बेनिफिट क्या हो सकता है।
तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो पहले तो पैसों को अरेंज करना है और फिर उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत बेसिक से 2 काम है जो फाइनेंस मैनेजर को करना पड़ेगा। तो वी कॉल दिस एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, एंड इसको हम बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इज रेजिंग मनी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज इन्वेस्टिंग मनी। नाउ ये जो अरेंजिंग मनी है, तो आप बताओ आपके हिसाब से कितने कितने सोर्सेज है जहां से मैं पैसा उठा सकता हूँ। एक बस रैंडम डिस्कशन है कि कहाँ कहाँ से हम पैसा उठा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एक स्टार्ट करना है, कंपनी स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास खुद का पैसा रहेगा, सेल्फ मनी, जो भी मेरे पास सेविंग्स है वो है मेरे पास। मे बी थोड़े बहुत थोड़े बहुत कोई आपके फैमिली वाले, रिलेटिव्स वाले, वो लोग आपको थोड़ा पैसा दे देंगे, तो वो आपके पास थोड़ा पैसा जमा हो गया। अब उसके बाद कहाँ जा सकते हैं हम, शायद वी कैन ऑल्सो गो टू द बैंक्स। बैंक के पास जाके उनको बोलेंगे भाई हमको पैसों की ज़रूरत है, बिजनेस करना है, तो बैंक वाले दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद देर इज ऑल्सो समबडी कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर। अब एंजल इन्वेस्टर कौन है, ऐसा आदमी जिसके पास काफ़ी सारा पैसा है एंड ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट मनी इन बिजनेसेस। उसका काम ही वो है कि भाई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट कमाओ। एंजल के थोड़ा ऊपर देर इज वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या करेंगे, वो लोग भी आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, सब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई लोन नहीं दे रहा है, सब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ओनर्स बनना है सबको। और वो लोग पैसों के साथ थोड़ा सा एक्सपर्टीज भी देंगे कि बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे ग्रो करना है। तो ये पूरे सोर्सेज हो गए हमारे अगर इक्विटी से पैसा उठाना है। और ऑब्वियसली अगर हम बहुत बड़ा कंपनी है जहाँ पे हम पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हैं, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो या तो हम इनिशियल पब्लिक ऑफर जा सकते हैं, एफपीओ कर सकते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, या राइट्स इशू कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने अलग अलग सोर्सेज ऑफ मनी अवेलेबल है, मैं कहाँ कहाँ से जाके पैसा सोर्स कर सकता हूँ। तो अभी तक जो डिस्कस किया वो तो सिर्फ इक्विटी था। अब मैं डेट का पैसा भी रेज कर सकता हूँ, बैंक के पास जा सकता हूँ। बैंक के पास नहीं जाना है, अगर बैंक के पास नहीं जाना है तो आई कैन इशू डिबेंचर्स। हमको पता है डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, लोन नोट्स जिसको बोलते हैं, उसमें वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे रिडीमेबल हो गया, इरिडीमेबल हो गया, कन्वर्टेबल हो गया। भाई डेट नहीं लेना है, प्रेफरेंस ले लो, प्रेफरेंस में भी कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। ये तो पूरा लॉन्ग टर्म हो गया। अभी शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी है, ओवरड्राफ्ट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, लीजिंग का ऑप्शंस हो गया। तो देर आर मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ रेजिंग मनी। हमारा होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट में क्या रहेगा, वी हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि भाई कौन से सोर्सेज है जहाँ पे मैं जाके पैसे को टैप कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली ये हमारा सब्जेक्ट का एक पार्ट रहेगा। देन अब एक बार मैंने पैसे उठा लिया, सपोजिंग 50 लाख रुपीज़ मेरे को चाहिए था, मैंने उसको 50 लाख रुपीज़ मेरे पास आ गया। अब मेरा जो दूसरा डिसीजन है विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि भाई ये पैसा को मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अभी सपोजिंग आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स है, एक प्रोजेक्ट ए और एक प्रोजेक्ट बी, ठीक है, आप पैसा कहीं भी डाल सकते हो। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि पैसा कहाँ लगाना है, ए में लगाएंगे या बी में लगाएंगे। तो ऑब्वियसली हमको दोनों प्रोजेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो मैं देखूंगा कि भाई अब देखो हम लोग आज यहाँ पे खड़े, वी आर स्टैंडिंग टुडे प्रेजेंट में, प्रोजेक्ट ए फ्यूचर में होगा, प्रोजेक्ट बी फ्यूचर में होगा। तो जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमको फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना है कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट ए से कितना रेवेन्यू आ सकता है, ए में कितना खर्चा लग सकता है, उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बच सकता है ए से, सिमिलरली बी से कितना सेल होगा, कितना कॉस्ट होगा, कितना पैसा बचेगा। एंड मे बी प्रोजेक्ट ए का लाइफ 5 साल है और प्रोजेक्ट बी का लाइफ 7 साल है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज
इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमको इवैल्यूएशन करना है। अब ये इवैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, किसी में भी डाल देंगे पैसा। तो बिजनेस का होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। तो अगर जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे इफ़ यू आर नॉट वेरी क्लियर कि भाई इस इन्वेस्टमेंट से मैं पैसा कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, तो फिर ये तो स्पेकुलेशन हो गया कि भाई चलो देखेंगे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के थ्रू व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई दोनों में से कौन सा बेटर है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे रिस्क कम है, क्योंकि हम रिस्क का इवैल्यूएशन भी करेंगे, क्योंकि सब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन। तो इसमें व्हाट हैपेंस इज वंस यू डिसाइड कि चलो भाई मेरे को प्रोजेक्ट ए में करना है इन्वेस्टमेंट, तो ये इतना क्रूशियल डिसीजन क्यों है, क्यों हम इतना इसमें दिमाग लगा रहे कि भाई कहाँ पे पैसा डालना है। तो मल्टीपल रीजंस है। एक, क्योंकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। हम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये छोटा मोटा पैसा तो नहीं है। इतना बड़ा पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे और सपोजिंग वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए, तो ये पैसा तो आपने बहुत सारे सोर्सेज से उठाया पैसा, तो हम क्या करेंगे फिर, हाउ विल वी पे देम बैक। तो इसीलिए इट बिकम्स अ वेरी क्रूशियल डिसीजन, क्योंकि इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। 1-2 लाख की बात है, चलो हम रिस्क ले भी लेंगे, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट व्हेन यू आर रेजिंग सच ए ह्यूज अमाउंट, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेकंड, एक तो टाइम पीरियड बहुत लंबा है, 5 साल 7 साल। अगर 6-8 महीने साल भर की बात है फिर भी चलो ठीक है, वी कैन स्टिल टेक सम रिस्क, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट 5 years इन फ्यूचर। तो 5 साल फ्यूचर में क्या होगा वो आज हमें बैठ के पूरा डिसीजन लेना है, डिस्कस करना है। एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन, बहुत मतलब इसका जो कैलकुलेशन इज नॉट वेरी इजी। आपको लगता है कि भाई फ्यूचर में कितना रेवेन्यू आएगा, फ्यूचर में कितना कॉस्ट आएगा, वो पूरा एस्टिमेट करना, फोरकास्ट करना, इज दैट ऑल वेरी इजी? नहीं। तो इसीलिए दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। एंड हमारे सब्जेक्ट का मेजर पार्ट इज दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंस मैनेजर का काम क्या हो गया भाई, पैसों को अरेंज करना है और फिर पैसों को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब फाइनेंस मैनेजर विल प्राइमरीली टेक 3 डिसीजंस, वो 3 डिसीजन लेता है, लॉन्ग टर्म के 3 डिसीजन लेना है उसको। एक हम बोलेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन कि भाई पैसा कहाँ से रेज करना है, अभी जो डिस्कस किया था उसको हम बोलेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड इज पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, विच इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अभी समझो मैंने पैसा उठा लिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद सपोजिंग फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट आ गया। अब वो प्रॉफिट आने के बाद में मुझे ये भी तो डिसाइड करना है कि वो प्रॉफिट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं एज डिविडेंड्स टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, या उस प्रॉफिट को कंपनी में रिटेन करूं और फिर री इन्वेस्ट करूं फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर। इसको हम बोलेंगे डिविडेंड डिसीजन, कि भाई पैसा उठा लिया, इन्वेस्ट कर लिया, पैसा बन भी गया, अब बनने के बाद क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं या फिर इसको री इन्वेस्ट करूं। तो ये हमें सब कुछ पढ़ना है। तो देखो ये हमारे हैं नोट्स। तो whenever we are discussing you can pause the video, you can write the notes and you can again play the video, क्योंकि नोट्स लिखने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो आई डोंट वांट द वीडियोज टू बी अननेसेसरीली लॉन्ग। फटाफट नोट्स लिखना है और डिस्कस करना है। तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपली मीन्स व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ मनी। पैसा हमको चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए और कोई दूसरा बिजनेस एक्वायर करने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 प्रिंसिपल्स है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यही काम है फाइनेंस मैनेजर का। डिसीजन क्या क्या लेगा फाइनेंस मैनेजर, जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से पैसा उठाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फिर डिविडेंड डिसीजन, कितना रिटेन करेंगे और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और शॉर्ट टर्म डिसीजन जो है वो है वर्किंग कैपिटल, मतलब एवरीडे बिजनेस को चलाना भी तो है, जैसे हमने डिस्कस किया सबको पेमेंट करना है टाइमली, सप्लायर्स को, रेंट वगैरह सब। तो उसके लिए हम ये पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो अभी व्हेन वी आर टेकिंग ऑल ऑफ दीज डिसीजंस, ये जब हम 3 डिसीजन लेंगे वेदर इट इज फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या डिविडेंड डिसीजन, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। सी व्हेनेवर वी ट्राई टू डू एनीथिंग इन लाइफ देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। अभी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे सब्जेक्ट,
इसका होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये पेपर बराबर पढ़ के क्लियर करना है, तो पास होना आपका ऑब्जेक्टिव है। मे बी 60 लाना है, 70 लाना है, 80 लाना है, सबका अपना अपना गोल, अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। सेम वे ये जब डिसीजन लेना है, एक फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है कि भाई मेरे को पैसा उठाना है, तो अगर यहाँ पे 2-3 सोर्सेज अवेलेबल है कि एक बैंक है जो आपको बोल रहा है ठीक है मैं पैसा देने को रेडी हूँ, 8% चार्ज करूंगा। दूसरा सोर्स है जो प्रेफरेंस से भी पैसा आप उठा सकते हो, वो लोग बोलेंगे भाई मेरे को 10% चाहिए। तीसरा है मैं इक्विटी से भी पैसा उठा सकता हूँ, वो लोग बोल रहे हैं चलो भाई मेरे को 12% चाहिए। तो सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है। तो ये कंपनी के लिए तो ये पूरा कॉस्ट हो गया कि अगर बैंक से उठाऊंगा तो 8% देना है, प्रेफरेंस से उठाऊंगा तो 10% देना है, इक्विटी से उठाऊंगा तो 12% देना है। अभी मैं डिसाइड कैसे करूं कि कहाँ से पैसा उठाना है। अभी आप लोग बोल रहे होगे कि सर चलो 8% से उठा लो, क्योंकि सबसे कम कॉस्ट तो वहीं पे है। बट इट इज़ नॉट सो ईजी, क्योंकि आपने सिर्फ क्या देख लिया, कॉस्ट देख लिया। बट यहाँ पे हमको रिस्क भी देखना है। रिस्क क्या है, अगर मैं एक नया कंपनी हूँ और अगर मैं बैंक से पैसा उठाता हूँ तो इज दैट नॉट वेरी रिस्की फॉर मी। रिस्क ज़्यादा है, क्यों, प्रॉफिट हो या मत हो मेरे को उसको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। वही अगर मैं इक्विटी से पैसा उठा लूँ, सपोजिंग कोई रिलेटिव को पूछा, उनसे पैसा उठा लिया, और अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ बिजनेस में, सपोजिंग फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो एज एन इक्विटी शेयर होल्डर क्या मुझे उनको पैसा देना ज़रूरी है, क्या डिविडेंड देना ज़रूरी है, नहीं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कहाँ पे कम है, इक्विटी के पैसों में रिस्क कम है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो देर इज़ नो बर्डन ऑन द कंपनी। बट अगर मैं डेट का पैसा यूज़ करूंगा तो फिर वहाँ पे एक छोटा सा बर्डन आ जाएगा कि भाई आपको पैसा तो देना ही है। तो इसलिए मैं रिस्क भी एनालाइज करूंगा। सेम वे यहाँ पे एक और फैक्टर आता है, कंट्रोल। अभी क्योंकि हमको लग रहा है कि भाई इक्विटी में रिस्क कम है, तो आप बोलेंगे चलो सर थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है ना, कोई बात नहीं, मेहनत करके बिजनेस बढ़ा लेंगे, इक्विटी से पैसा ले लेंगे। बट अगर मैं इक्विटी से ज़्यादा पैसा लेता जाऊँ, सपोजिंग मेरी कंपनी है, तो इफ़ आई कीप ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्विटी टू अदर पीपल, तो मेरा जो शेयर होल्डिंग है, जो मेरा स्टेक है कंपनी में, वो कम होता चला जाएगा। अभी सपोजिंग मेरा 80% स्टेक होल्डर है, 80% मेरा ओनरशिप है, और अगर मैंने रिलेटिव को दे दिया 20%, और पैसा चाहिए, और एक किसी को इक्विटी दिया उसको और एक 10% दे दिया, और किसी से इक्विटी लिया उसको और एक 20% दे दिया, तो ऐसे मेरा तो स्टेक कम होता जा रहा है कंपनी में। तो इसलिए इक्विटी का एक डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक क्या है कि भाई वहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए अब जब मेरे को डिसाइड करना है कि भाई फाइनेंसिंग डिसीजन में मेरे को क्या डिसाइड करना है, कहाँ से पैसा उठाना है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेरा एंड गोल क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर मतलब मैं ओनर की बात कर रहा हूँ, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कंपनी का जनरली एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी कंपनी क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव अ बिगर ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक छोटा ऑब्जेक्टिव है, एक नैरो ऑब्जेक्टिव है, बस नेक्स्ट 1 ईयर का ऑब्जेक्टिव है कि भाई कमिंग ईयर में कितना प्रॉफिट कमाना है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दिस इज नथिंग बट इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मतलब मेरे को शेयर का प्राइस इंक्रीज करना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, अगर मैं मेरा शेयर का प्राइस इंक्रीज करता जाऊंगा तो उसको हम बोलेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या हो रहा है, मेरा अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इंक्रीजिंग इन द शेयर प्राइसेस एंड इंक्रीजिंग इन द अर्निंग्स पर शेयर। तो फाइनेंस मैनेजर के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। एक जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक में इन डिटेल वी विल डिस्कस कि भाई व्हाट इज एग्जैक्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाट इज एग्जैक्टली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों में विच इज बेटर, हमको क्या करना है, क्यों करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे वो रेलेवेंट टॉपिक पे। अभी शॉर्ट में समझना है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट इज अ बिगर ऑब्जेक्टिव। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, जब मेरा शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो भी डिसीजन मैं लेने वाला हूँ यही मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये बिजनेस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीजिंग द अर्निंग्स पर शेयर। और व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसको हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे हम मेरा होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को इंक्रीज करना है।
तो फाइनेंस मैनेजर मस्ट ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्टिव इन माइंड बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द डिसीजन, वेदर आई एम टेकिंग अ फाइनेंसिंग डिसीजन या मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा हूँ या मैं डिविडेंड डिसीजन ले रहा हूँ। हमेशा मेरा गोल क्या रहेगा भाई, किस डिसीजन से मेरा ऑब्जेक्टिव या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा पूरा स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बस पूरे फाइनेंस में हमको यही डिस्कशन करना है। फाइनेंस कंट्रोलर मतलब सी फाइनेंस के डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर या हाईएस्ट पोस्ट क्या है, वो है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, जैसे CEO रहता है कंपनी में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MD होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, वैसे ही CFO इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ अ पर्सन इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब उसका होल एंड सोल पर्पस क्या है कंपनी में, पूरे कंपनी का फाइनेंसेस को मैनेज करना, पैसों को मैनेज करना, पैसे उठाना, इन्वेस्ट करना, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं करना, और एवरीडे बिजनेस को पैसों का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। किसका जिम्मेदारी है, CFO का। तो अब CFO का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके लिए वो क्या करेगा, ही इज टेकिंग ओनली 3 डिसीजंस, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। बट ये जब डिसीजन हम लेंगे, हमको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, रिस्क और रिटर्न। हर डिसीजन में रिस्क रहेगा, वो रिस्क को मेजर करना है और वी हैव टू मेक श्योर कि रिस्क ज्यादा नहीं है। और हर डिसीजन में रिटर्न भी रहेगा, क्योंकि बिजनेस तो कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो रिटर्न भी मैक्सिमम चाहिए बट रिस्क भी कम चाहिए। तो ये बैलेंसिंग का पूरा फाइनेंस जो हम पढ़ेंगे, इट इज ऑलवेज अ बैलेंसिंग बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर। तो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द एंटायर सब्जेक्ट। अभी इसमें देखो हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या है। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू है। ये हमारे पार्ट है, वी हैव पार्ट A B C D E F G, तो टोटली 7 पार्ट्स इन आवर एंटायर कोर्स। पार्ट ए है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। तो अभी जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, 3 डिसीजंस, ये पूरा थियोरी का एक टॉपिक है, वेल्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। दूसरा एक अगेन अ थियोरेटिकल टॉपिक विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब एज अ बिजनेस जो मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उससे मेरा बिजनेस कैसे इफेक्ट होता है, वो भी एक फाइनेंस मैनेजर को आना चाहिए। कि अगर सपोजिंग एक नया बजट आ गया, एक नया पॉलिसी आ गया, टैक्सेस चेंज हो गए, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो वो सबसे मेरा बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट होगा, वो समझ में आना चाहिए किसको, फाइनेंस मैनेजर को। तो ये दो हमारे थियरी टॉपिक्स है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डे टू डे पैसों को मैनेज करना बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मेरा जो इन्वेस्टिंग डिसीजन था वो। बिजनेस फाइनेंस, ये हमारा है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए हम पढ़ेंगे पार्ट ई बिजनेस फाइनेंस। इन्वेस्टिंग डिसीजन के लिए या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये जो बिजनेस फाइनेंस है, इसी में हमारा डिविडेंड डिसीजन का भी एक चैप्टर है। तो 1 चैप्टर जिसका नाम ही डिविडेंड डिसीजन है, वो कहाँ पे है, बिजनेस फाइनेंस में। तो these 3 are the most important topics of our syllabus। फिर एक छोटा सा चैप्टर है बिजनेस वैल्यूएशन। हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा चाहिए, किस लिए पैसा चाहिए, बिजनेस को एक्वायर करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है। बट जब एक बिजनेस को परचेज करना है, बिजनेस को एक्वायर करना है, तो हम देखेंगे कि भाई एक्वायर करने के लिए उसको वापस वैल्यू तो करना पड़ेगा, बिजनेस को कितने प्राइस पे खरीदना है, नेगोशिएशन करना है। तो ये चैप्टर हमें सिखाएगा हाउ टू वैल्यू द बिजनेस। और लास्ट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। हम जो भी डिसीजन लेंगे, कोई ना कोई रिस्क रहेगा। बट हमारे पास स्पेसिफिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, एक तो इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क। तो हम ये पढ़ लेंगे वो टाइम पे। अभी ये जो हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर है, एग्जाम स्ट्रक्चर आई होप एवरीबडी नोज कि भाई फर्स्ट सेक्शन ए 30 मार्क्स का रहेगा, जहाँ पे 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। ये जो सेक्शन ए है, यहाँ पे पार्ट A B C D E F G, हर पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देयर इज नो रूल कि भाई यही पार्ट से आएगा, कोई भी पार्ट से आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन बी सेम थिंग, कोई भी पार्ट से सेक्शन बी में आ सकता है। और सेक्शन बी क्या है, अगेन सेक्शन बी कैरीज 30 मार्क्स। इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे, केस स्टडी जैसे या सिनेरियो बेस्ड समझो आप। 3 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन में देयर विल बी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगेन, एंड ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स ईच। तो एक क्वेश्चन
10 मार्क के लिए आएगा। ऐसे 3 क्वेश्चन है हमारे पास विच इज 30 मार्क्स। और फिर लास्ट में सेक्शन सी क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जहाँ पे हमको वर्ड और एक्सेल यूज करके वी विल हैव टू सॉल्व द एंटायर केस सिनेरियो। 2 केस सिनेरियो आएंगे 20 मार्क्स ईच फॉर 40 मार्क्स। अब ये जो हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस आएंगे ये सिर्फ पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई से ही आएंगे। मतलब यहाँ पे पार्ट ए, बी और जी, एफ और जी, मतलब बिजनेस वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट, इससे सेक्शन सी का क्वेश्चन नहीं आएगा। ए और बी इससे सेक्शन सी का क्वेश्चन नहीं आएगा। सेक्शन सी का क्वेश्चन सिर्फ यहां से आएगा। और वंस वी कंप्लीट दिस ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर सिलेबस इज डन, क्योंकि मेजॉरिटी टॉपिक यही है। तो या तो पार्ट सी से आएगा, डी से आएगा या ई से आएगा। मिक्स एंड मैच करके वो लोग क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। पासिंग क्राइटेरिया आपको मालूम है 50 मार्क्स, और एग्जाम का टाइम कितना रहेगा 3 आवर्स। ठीक है, so this is our examination structure. I hope you are pausing the video and writing all of this down. अब सर हमारा मेथडोलॉजी क्या रहेगा पढ़ने का? तो जैसे मैंने बोला, जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज ट्राइंग टू टेल अस। उसको हम समझेंगे। ऐसे नहीं कि फॉर्मूला दे दिया तो बस फॉर्मूला याद करो और सॉल्व करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हमको सच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम्स, बट आपको अगर आप इंडस्ट्री में जाने के बाद जो आप काम करना स्टार्ट करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग द टॉपिक्स, ठीक है, वहां पे बहुत जरूरी है कि आपको सब कुछ समझ आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या है, इससे क्या हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला मतलब ऑलरेडी वो लोग सब बना के आपको दे दिए। फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 100% यूज करेंगे फॉर क्विक कैलकुलेशंस, टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बट वो फॉर्मूला क्यों है, कैसे है, उससे हमको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस है, जो लेवल के क्वेश्चंस सेक्शन ए बी सी में क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे सिर्फ फॉर्मूला आने से हमारी बात नहीं बनेगी। वो लोग फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन पूछते हैं। वो फॉर्मूला में थोड़ा अगर चेंज हो जाए तो फिर उसका इफेक्ट क्या रहेगा वो भी पूछते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो मेथोडोलॉजी इज वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट उठाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हमारे पास डिटेल नोट्स है, वो नोट्स को नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में जो हमारा बुक है, वो बुक का एक जो भी इलस्ट्रेशन या एक्टिविटी जो भी रेलेवेंट है, वो बुक का एक्टिविटी या इलस्ट्रेशन मैं आपको करवा दूंगा साथ ही साथ क्लास में। तो एग्जाम्पल भी हो गया, फॉर्मूला समझ लिए, नोट्स लिख लिए, और फिर जो बुक का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन एक्टिविटी है, हमने वो भी कर लिया। उसके बाद में हमारा टॉपिक हो जाएगा। सो ऐसे करते करते वी विल कंप्लीट वन पार्ट आफ्टर अनदर। एंड हम स्टार्ट किससे करेंगे? अब हमारा सब्जेक्ट का जो फ्लो है, आई विल नॉट बी डूइंग ए बी सी डी ई एफ जी, हम ये फ्लो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये फ्लो में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा थियरी है। टू अंडरस्टैंड दिस थियरी यू शुड नो व्हाट इज फाइनेंस। अगर मैं आपको बस बता दूं कि भाई ऐसे करना है, वैसे जैसे मैं बोल दिया फाइनेंसिंग डिसीजन, अब आपने सुन तो लिया फाइनेंसिंग डिसीजन, आपको समझ कहाँ आ रहा है कि भाई एक्चुअली होता क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन में। जब तक हम बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि भाई एक्चुअली हम कर रहे क्या है बिजनेस फाइनेंस में या फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो इसलिए वंस वी स्टडी द टॉपिक्स, उसके बाद जब मैं थियरी पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे मक्खन के जैसे समझ में आ जाएगा। तो वी डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग थियरी। तो हमारा अभी हम स्टार्ट कैसे करेंगे बेसिकली? तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसके पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस वी विल स्टडी अ टॉपिक कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप समझो पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या फाइनेंस की दुनिया का बैकबोन इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आ गया तो 50% ऑफ योर सिलेबस, मैं वापस से बोल रहा हूँ, 50% ऑफ योर सिलेबस इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हम यहाँ पे सीखेंगे 50% सिलेबस आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा विदाउट डूइंग एनी फर्दर, मतलब दिमाग भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आधा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सेकंड बिजनेस फाइनेंस, थर्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो जो हमारा सेक्शन सी है 40 मार्क्स का, उसको हम पहले फिनिश करेंगे। ये होने के बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक बिजनेस वैल्यूएशन, जो अगेन वापस पूरा मेजरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपको थियरी, एक टॉपिक का थियरी ले लूंगा, ठीक है,
इतना प्रैक्टिकल हो गया, एक बीच में थियरी चलेगा, फिर हम कर लेंगे रिस्क मैनेजमेंट, और फिर लास्ट में हम ये वाला थियरी कर लेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरमेंट। तो क्लासेस अपलोड भी इसी फॉर्मेट में होगा, एंड इट इज रिकमेंडेड कि यू हैव टू फॉलो द सेम क्रोनोलॉजी ऑफ द टॉपिक्स। अगर आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट थियरी टॉपिक से, अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले सब कुछ समझा दिया है, तो मैं वहां पे फटाफट पढ़ा दूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो रहा क्या है, क्योंकि आपने जो मेन टॉपिक्स है वो मिस कर दिया। तो हम ये क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे, आपको भी इसी मेथड से चलना है। एंड वंस वी कवर द एंटायर बुक, मतलब हमारा जो पूरा टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक होने के बाद में जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस है ना हमारे पास, अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया पार्ट डी, हमारे टेक्स्ट बुक में वी आर फॉलोइंग बीपीपी, तो हमारे टेक्स्ट बुक में इसके 4 चैप्टर्स है, ठीक है, चैप्टर जो भी नंबर है वो नंबर से 4 चैप्टर्स है। अब जब सेक्शन सी का क्वेश्चन आपको करना रहेगा, तो हम एक चैप्टर होने के बाद से हम सेक्शन सी, यू कैन नॉट सॉल्व सेक्शन सी का क्वेश्चन, मतलब जो 20 मार्क का क्वेश्चन है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है वो ये चारों को मिक्स करके पूछता है, ठीक है। तो अब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हम पहले इसके जो 4 टॉपिक है वो चारों टॉपिक पहले पूरा पढ़ लेंगे। आफ्टर वी स्टडी दी ऑल द 4 टॉपिक, उसके बाद आपको एक तगड़ा रिवीजन करना है ये 4 टॉपिक का। रिवीजन करने के बाद में आप एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन डू सेक्शन ए क्वेश्चन, सेक्शन बी क्वेश्चन एंड सेक्शन सी क्वेश्चन ऑल्सो, बट वो करने के पहले आपको ये पूरा टॉपिक आना चाहिए। अगर सिर्फ एक चैप्टर के बाद आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना तो बात नहीं बनेगी। सेम वे बिजनेस फाइनेंस, सेम वे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके बाद ये जो टॉपिक्स है ये तो है ही छोटे छोटे टॉपिक्स, एक एक चैप्टर के टॉपिक्स है, ये एक चैप्टर जब का जब भी हो जाएगा, इसमें से सिर्फ सेक्शन ए बी के क्वेश्चन आएंगे, वो आप आराम से कर सकते हो। नाउ अब एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ये कि सर हमें एज अ एसीसीए हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, पैसों का मैनेजमेंट करना है, चलो ठीक है, पैसे रेज करना है, पैसे इन्वेस्ट करना है, हम पढ़ भी रहे, बट इसका फ्यूचर में क्या ये सब्जेक्ट कुछ काम आएगा मेरे को फ्यूचर में। क्योंकि जैसे ही अगर ये आपका लास्ट पेपर है स्किल लेवल का, तो नेक्स्ट लेवल आप जाएंगे प्रोफेशनल लेवल, वहाँ पे यू विल डू योर मेन पेपर, और फिर जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स है, मतलब जो चॉइस वाले पेपर्स है, वहाँ पे अगेन यू हैव एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100 मार्क्स का। तो अगर आपको वो वाला पेपर करना है तो यहाँ पे इंटरेस्ट बिल्ड होना चाहिए, वो तो पहली बात हो गई। सेकंड, अगर आपको फ्यूचर बनाना है फाइनेंस के फील्ड में, तो फिर वापस से यू कैन सेलेक्ट एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी फ्यूचर किस बात के लिए है, तो देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ एसीसीए है। अभी हम कौन है, अभी हम एसीसीए बनने वाले, ठीक है, हम कौन बनने वाले, एसीसीए बनने वाले। तो स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। जैसे मैंने बोला कंपनी का हाईएस्ट पोजीशन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो कौन बन सकता है सीएफओ, या तो एसीसीए बनेगा, या कोई सीए बनेगा, या कोई सीएमए जिसने सीएमए किया है वो बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी फाइनेंस पढ़ाते हैं, या फिर कोई एमबीए फाइनेंस वाला बंदा बन सकता है। तो फाइनेंस की दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो देर आर ओनली 3 और 4 प्रोफेशंस हु लैंड अप इन दोज जॉब्स। तो एक तो कंपटीशन बहुत कम है, ज़्यादा लोग नहीं है। सेकेंड, बैंक्स में, बैंक कर ही क्या रहा है, बैंक इज डूइंग नथिंग बट मैनेजिंग मनी, पैसा लेना और पैसा लोन पे देना। तो बैंक्स में भी देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर गुड फाइनेंशियल मैनेजर्स। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। अभी आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर मनी, या तो कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा है, या कोई सीधा शेयर मार्केट में इक्विटी में शेयर्स में पैसा डाल रहा है। तो अभी अब एक सपोजिंग आप एक म्यूचुअल फंड हो, तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, अगेन उसको काफ़ी सारा पैसा मिल रहा है लोगों से, और उसको फिर इन्वेस्ट करना है। वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, दूसरे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, डेट में इन्वेस्ट करना है। हम पूरा पढ़ ही रहे ये सब फाइनेंस। तो इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में एक होता है रिसर्च एनालिस्ट। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, कि भाई पैसा तो आ गया मेरे पास, म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ गया, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए रिसर्च करेंगे ना हम लोग। जैसा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी आप इतना रिसर्च कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हमको रिसर्च करना है। बट ये मेजरली ये कौन करता है, ये CFAs करते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जो CFA का कोर्स है वो लोग इसमें दे आर प्रोफेशनल्स इन दिस। तो हम, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आगे आपको और पढ़ना पड़ेगा,
रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए, बट फाइनेंस मैनेजर या स्टार्ट करने के लिए यू कैन वेरी वेल स्टार्ट। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब जैसे कोई एक बड़ी कंपनी है, उसको पैसा उठाना है, इक्विटी से उठाना है, लोन से उठाना है, तो आपको क्या लगता है वो जाके सीधा लोगों से पैसा पूछेगा? नहीं, देर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये लोग कौन है? ये इंटरमीडियरी है। इनका काम ही ये है कि भाई लोगों से पैसा उठा के इनको देना। दे आर हेल्पिंग अस इन रेजिंग मनी। और सपोजिंग आपको कोई बिजनेस को एक्वायर करना है, तो वो बिजनेस एक्वायर करने के लिए उसका वैल्यूएशन करना है। अभी हमने ऊपर देखा था कि वैल्यूएशन करना है, तो वैल्यूएशंस के कंपनीज रहते हैं बड़े बड़े। देर आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो आपको पैसा उठाने के लिए मदद करते हैं। मैंने बोला प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? मेरे को लोगों से, कॉमन पब्लिक से पैसा नहीं उठाना है, बट मेरे को इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाना है। अब जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर उनसे मेरे को पैसा चाहिए तो मैं अप्रोच कैसे करूंगा? वो वहाँ पे हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हो। वैल्यूएशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल फाइनेंस, अगर आपकी कंपनी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट में डील करती है तो फिर एक तो रिस्क है, फॉरेन करेंसी चेंज होने का रिस्क है। सेकंड, अगर इफ आई एम एन एमएनसी तो आई कैन रेज मनी फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। अभी हमने जितना भी डिस्कस किया था वो तो बस लोकल डोमेस्टिक से मैं पैसा रेज कर रहा था, इक्विटी डेट प्रेफरेंस जो भी है, बट मैं बाहर से भी तो पैसा रेज कर सकता हूँ। डॉलर में रेज कर सकता हूँ, यूरो में रेज कर सकता हूँ, पाउंड्स में रेज कर सकता हूँ। तो वो सब किसको पता रहेगा? ऑब्वियसली एक फाइनेंस मैनेजर को ही वो उतना ज्ञान रहने वाला है। तो यू कैन हैव अ वेरी वेल, मतलब आपका एक फ्यूचर अच्छा बन सकता है इंटरनेशनल फाइनेंस में। वहाँ पे हमको हेडजिंग करना है, रिस्क रहेगा, फॉरेन करेंसी ऊपर नीचे चलते रहता है, उसका रिस्क रहता है, उसको हेडजिंग करना है। हम सीखेंगे थोड़ा बहुत, हमारे पास इंट्रोडक्टरी ये सब टॉपिक्स है, उसको हेज करना है। उसके लिए हमको डेरिवेटिव्स लेना पड़ेगा, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, तो अ लॉट ऑफ स्कोप इज देयर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस, बड़ी कंपनी में कई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सपोजिंग एक डैम बनाना है आपको, या एक बड़ा सा एयरपोर्ट बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो उसको इवैल्यूएट तो करेंगे ना, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना खर्चा लगेगा, कितना पैसा चाहिए, हम ही करेंगे। पैसा उठाना, फाइनेंसिंग हम ही करेंगे। फॉरेक्स जो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है, हम ही करेंगे। हेडजिंग, हेडजिंग मतलब रिस्क को मैनेज करना, उसको हम बोलते हैं हेडजिंग। बिजनेस वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल एज अ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऐसे नहीं है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बस एसीसीए बनने के लिए। भाई एसीसीए बनना तो दैट इज लाइक अ फर्स्ट स्टेप, वो आपका एक फर्स्ट अचीवमेंट है लाइफ में। उसके बाद आपका जो करियर लॉन्च होगा उसमें आपको कहाँ पे फोकस करना है। तो फाइनेंस इज अ वेरी ग्रेट फील्ड, और अभी तो बहुत काफ़ी बढ़ रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड दिस एंड दैट। सो देर इज अ लॉट टू डू, एंड इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। ऐसा कोई पार्ट नहीं जो थियरी है, थोड़ा बहुत थियरी है बट वो भी प्रैक्टिकली है। ठीक है, तो लेट अस एंड द सेशन हियर नाउ। वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडिंग।